सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो एक्चुअल में डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल जो है 82 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 82 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके बारे में बात करता है? वो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। इसका मतलब आप समझोगे, जिसको हम डीलिमिटेशन एक्ट भी कहते हैं। मतलब समझो कि जब भी हमारे इंडिया में 500 550 सीटें हैं लोकसभा की, समझ लो, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्ट होकर आते हैं। मैंने आर्टिकल 80 में जो है प्रीवियस में 81 में जो है बड़ा क्लियरली डिस्कस किया था कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज बनती हैं, फिर उनमें से जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपीज जो है वो सेलेक्ट होकर लोकसभा में जाते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है पॉपुलेशन जो है, हर एक स्टेट की जो पॉपुलेशन है वो दूसरी स्टेट से जो है उसकी नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए। देखो समझाता हूँ। फिर हर कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉपुलेशन दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक स्टेट के अंदर वो भी इक्वल होनी चाहिए। उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, डीलिमिटेशन का प्रोसेस एंड ट्रिगर। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो एस्टैब्लिश हुई। सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। कंप्लीट सेंसस रिपोर्ट, देखो डीलिमिटेशन कमीशन बिठाई जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। पार्लियामेंट के जो है पार्लियामेंट परमिशन देती है, फिर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है। जैसे 1971 में हुई, 2001 में हुई, 2011 में हुई, ठीक है। अब 2021 में होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हुई, तो अब 2026 में होगी, 27 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन। देखो, डीलिमिटेशन कमीशन जो है ना, इसका एक चेयरमैन होता है। चेयरमैन कौन है? जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज जो है पहला, फॉर्मर, अभी का नहीं, एक्टिंग नहीं, फॉर्मर जो रिटायर्ड है, ठीक है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, मेंबर्स इसके, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन उसके लिए एक एक्ट पास होता है। पहले पार्लियामेंट से एक्ट पास होता है और फिर प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करता है। दूसरी बात, ठीक है। आउट जुरिस्डिक्शन मतलब ऑर्डर ऑफ कमीशन अपॉन लेड बिफोर द पार्लियामेंट एंड असेंबली। देखो, जो कमीशन जो रिपोर्ट्स बनाती है वो पार्लियामेंट में सबमिट करती है, लेकिन ये रिपोर्ट शैल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, आर्टिकल 329 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो है, जो वो रिपोर्ट बनाएगी, वो कोर्ट में जो है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका स्कोप क्या है? ये डीलिमिटेशन कमीशन क्यों बनाई जाती है? ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाती है लोकसभा के, कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेंगी, इससे इलेक्ट होंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा आगे डिटेल में। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कॉन्स्टिट्यूएंसीज को क्रिएट करती है, जहां से जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है इलेक्ट होते हैं। तीसरी बात, कोर मैंडेट जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आर्टिकल 82 की है, रीएडजस्टमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा टू स्टेट्स। कि फॉर एग्जांपल यूपी को पहले 80 सीटें मिलती थी, अब कितनी मिलेंगी, ठीक है। पहले 80 मिलती थी, अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, शायद अब 85 सीटें मिले, ठीक है। न्यूज समझे? पॉपुलेशन बढ़ गई है तो कॉन्स्टिट्यूंसीज को शायद छोटा किया जाएगा, तो डिवाइड किया जाएगा उस हिसाब से स्टेट को, तो रीअलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है। किसी स्टेट को ज्यादा मिलेंगी, किसी की पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, तो उसे जो है कम भी सीटें मिल सकती है। क्योंकि देखो ना, मैंने जब आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताया था, मैंने बताया था कि एक स्टेट की दूसरी स्टेट की पॉपुलेशन को कंपेयर किया जाता है, और एक स्टेट की दूसरी स्टेट की उस पॉपुलेशन के हिसाब से दोनों को सीटें दी जाती है। जैसे कि अगर 80 मिलियन, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स गो, समझ लो 80 मिलियन जो है पॉपुलेशन है किसकी? यूपी की, ठीक है। इसको लोकसभा में 80 सीटें दी गई हैं, समझे। वहीं पे मिजोरम की जो है पॉपुलेशन जो है वो है 40 मिलियन। मैं हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ, 40 मिलियन है, तो इसको यूपी के हिसाब से जो है उतनी सीट देनी, 80 सीटें तो नहीं देंगे ना, नहीं। इसकी 40 मिलियन है मिजोरम की, तो इसको कितनी मिलेंगी? 40 सीटें मिलेंगी, क्योंकि इक्वल पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन के बेस पर जो है दी जाती है, स्टेट्स को ऐसे दी जाती है। अब इसी यूपी स्टेट के अंदर जो है पूरी यूपी स्टेट को जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है, ताकि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन, इसकी और इसकी जो है वो बराबर। अब देखो, 10 साल समझ लो बीत गए हैं, एक सेंसस हुए, ठीक है। अब इस स्टेट की पॉपुलेशन घट के 30 मिलियन हो गई है, ठीक है। और इस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ के 100 मिलियन हो गई है, ठीक है। अब ये तो बराबर नहीं है ना, तो इसलिए डीलिमिटेशन कमीशन होगी, इसकी घटा के जो है वो 30 सीटें कर दी जाएंगी, ठीक है। इसकी बढ़ा के जो है वो 100 सीटें कर दी जाएंगी।
एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। इस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन होती है। फिर अब फॉर एग्जांपल ये मिजोरम है, मिजोरम में ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर 2000 हम 11 की बात करें, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं 2011 के हिसाब से यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो सारे इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बट कहीं ना कहीं यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, ठीक है, और इसकी पॉपुलेशन जो है बढ़ गई है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इक्वली डिवाइडेड नहीं है, फिर इनको रीएडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कि इसकी पॉपुलेशन 2021 में जो है वो क्या है, इक्वल हो। समझ गए? ये होता है डिलिमिटेशन। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है ताकि क्या हो, यहां पे देखो, ताकि क्या हो कि स्टेट ए की पॉपुलेशन और नंबर ऑफ स्टेट ए की सीट्स जो हैं वो स्टेट बी की पॉपुलेशन और उसकी सीट्स के जो है इक्वल हो, प्रोपोर्शनल। देखो, स्टेट ए की पॉपुलेशन और उसकी सीट्स जो हैं वो स्टेट बी की पॉपुलेशन और उसकी सीट के जो है प्रोपोर्शनल हो, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं, इक्वल नहीं। फिर तो यूपी को 80 सीटें मिल रही हैं 80, और मिजोरम को 40 पे जो है उसको भी 80 मिलनी चाहिए थी, अगर इक्वल होनी चाहिए, नहीं, प्रोपोर्शनल, कि जितनी यूपी के पॉपुलेशन पे उसको सीटें मिल रही हैं उतनी ही मिजोरम की पॉपुलेशन पे उसको सीटें मिलनी चाहिए। फिर मैंने रीडिवीजन का आपको बताया, समझाया था कि रीएडजस्टमेंट ऑफ डिवीजन जो होती है ईच स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब ओल्ड कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 बिलियन था, अब 1.6 हो गया है, तो नई कॉन्स्टिट्यूंसीज को जो है उस हिसाब से डिवाइड किया जाता है। कि चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज को यहाँ नहीं मैंने समझाया, ताकि देखो ना, पहले ये 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, पहले इनकी पॉपुलेशन सबकी इक्वल थी, तो इसके हिसाब से इनको यहाँ 4 सीटें मिली। अब एक कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉपुलेशन जो है इसकी जो है बढ़ गई, इसकी कम हो गई, इसकी बढ़ गई, इसकी कम हो गई, तो दोबारा से रीएडजस्ट किया जाएगा इस हिसाब से कि पॉपुलेशन जो है इन चारों की जो है वो इक्वल हो, तो रीएडजस्ट की जाएंगी उनकी बाउंड्रीज जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। समझ गए? इससे ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बता सकता, सॉरी, ठीक है। अच्छा, लिमिटेशन और उसकी इंपॉर्टेंस, एक तो एक क्लॉज है उसमें स्पेसिफिक है जो फ्रीज कर दिया गया है, मतलब 1971 के सेंसस में फ्रीज द रीअलोकेशन ऑफ सीट्स, मैक्सिमम जो है 530 स्टेट्स को और 20 यूनियन टेरिटरी अंटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026। देखो, फिर जो है फिर फ्रीज की, फिर 2001 का सेंसस हुआ, फिर डीलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फ्रीज कर दिया गया, जो है इंटरनल डिवीजन ओनली, सिर्फ अंदर से जो है आप इंटरनली स्टेट को डिवाइड कर सकते हो अंटिल फर्स्ट सेंसस ऑफ 2026। आफ्टर, फिर आफ्टर 2026 फुल एडजस्टमेंट होगा डिलिमिटेशन का, आर्टिकल 82 वापस आएगा। समझाता हूं मैं यहाँ पे। देखो, ये जो वेरियस एक्ट आए 1971 में, 2001 में, इन्होंने कहा कि डीलिमिटेशन जो है वो फ्रीज कर दी गई, कि लोकसभा की सीटें जो हैं वो इंक्रीज नहीं होंगी, चाहे पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहे, वैसी की वैसी रहेगी। हाँ, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, मतलब हाँ, इंटरनल एडजस्टमेंट होता रहेगा पॉपुलेशन का, इंटरनली एडजस्ट करते रहो आप, लेकिन आपकी सीटें इंक्रीज नहीं होंगी, 80 से 100 नहीं होंगी यूपी की। क्यों? अच्छा, ये चीज़ें इसलिए भी थी ताकि स्टेट अगर 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 लोकसभा की सीटें इंक्रीज होती रहेंगी तो स्टेट शायद अपनी सीटें बढ़ाने के लिए जो है पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम ना करे। मेरा एक हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये भी हो सकता है, कहीं स्टेट जो है पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसको जो है एक कंट्रोल में रखने के लिए शायद उतने काम ना करे, सोचे कि मेरी स्टेट की सीटें इंक्रीज हो रही हैं तो जो पार्टी वैसे पावर में होगी वो वैसे काम नहीं करेगी कि मुझे अगली बार और सीटें मिलेंगी, वी विल बी और हम लोग और स्ट्रांग होंगे यूनियन में, एक फेडरल स्ट्रक्चर है ना। तो इसलिए जो है 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा तब तक के लिए जो है लोकसभा की सीटें फ्रीज थी। अभी रिसेंटली भी आया एक एक्ट, जो पार्लियामेंट में जो है बिल आया था, जिसमें बात की गई थी कि लोकसभा की सीटें जो है 500 से 800 कुछ कर दी जाए, लेकिन वो पास नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें वुमेन रिजर्वेशन का भी कुछ इशू था, तो नहीं हुआ, इसलिए जो है ये फ्रीज की गई थी सीटें। ठीक है, अब लिमिटेशन होगा, शायद होगा। अच्छा, इसमें एक नया मुद्दा है, इफेक्ट्स ऑफ, देखो इफेक्ट ऑफ अमेंडमेंट। देखो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है उसने जो है फ्रीज कर दी गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1971, उसने क्या किया था कि 2001 तक जो है लोकसभा की सीटें जितनी हैं उतनी की उतनी रहेंगी, मतलब 530 स्टेट को मिलेंगे, 20 यूनियन टेरिटरी को मिलेंगे, टोटल मिला के 550। 84 फिर अमेंडमेंट आता है 2001 में,
84th को एक्सटेंड किया, फिर से जो जो 71 में रीअलोकेशन फ्रीज कर दिया गया था कि फ्रोज मतलब कि और सीटें नहीं बढ़ेंगी, वो भी कर दिया कि अंटिल के 2026 के बाद का सेंसस। फिर 2023 में अमेंडमेंट आता है, ये मॉडिफिकेशन करता है डेट फॉर डीलिमिटेशन टू 2001 सेंसस। तो ये बात थी कुछ। तो मैंने मुद्दा इधर क्या था, इधर मुद्दा था कि डी जो डीलिमिटेशन है, जो डीलिमिटेशन आर्टिकल 80 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका मुद्दा यही था, ठीक है, कि किस तरीके से डीलिमिटेशन कमीशन काम करती है। इसको जो है पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू लाता है, और अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये कमीशन को, ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। इस कमीशन का हेड कौन होता है, एक रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड कौन, सुप्रीम कोर्ट का जज। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के और कमिश्नर्स है ना, मेंबर ऑफ स्टेट इलेक्शन और सेंटर के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के और स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो है मेंबर्स जो है इसके होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त होते हैं आफ्टर द एक्ट। 1971 में जो है फ्रीज कर दी गई थी ये, फिर 2001 में भी सेम हुआ, फिर उसने फ्रीज कर दिया कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस होगा उससे जो है डिलिमिटेशन होगी। इसमें मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बता दिया, किस तरीके से डिवीजन होता है। एक स्टेट की पॉपुलेशन और उसकी सीट्स जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए दूसरी स्टेट की पॉपुलेशन और वहाँ की कितनी लोकसभा की सीटें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखने की थी। इससे ज़्यादा अगर मैं समझाऊंगा अभी ना तो आपको नहीं पल्ले पड़ेगा अगर ये नहीं आया तो। दैट इज एट बेस्ट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। ओके, तो आर्टिकल जो है ये आपका हो गया 82, रीएडजस्टमेंट जो होती है हर सेंसस के बाद, हालांकि हुई नहीं बहुत अरसे से। ओके, थैंक यू, गुड बाय।